Assalamu alaikum to all. Welcome to my YouTube channel Mindful Learning Session, and in today's video we are going to learn stoichiometry. तो आज के हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं स्टोइशियोमेट्री क्या है और इसको डिस्कवर करने का मकसद क्या था। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसके जो हमारे पास इसमें वर्ड्स इंक्लूड है, सबसे पहले अगर हम उनको समझ लें ना कि किन वर्ड्स का कंपोजिशन है, तो हमें पूरा थ्रू आउट द टॉपिक समझने में मदद मिलेगी। अच्छा, सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आप लोगों को ये जितना भी लेक्चर मैं कवर करवाऊँगी, इन सब की PDF, इन सब के नोट्स मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसकी लिंक आप वहाँ जाके अपने जो है नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका मसला नहीं है। पहले यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिएगा। तो अब चलें हम शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले स्टोइशियोमेट्री, एज आई से इट बिफोर, कि स्टोइशियोमेट्री दो वर्ड्स का कॉम्पोनेंट है, एक स्टोइशियो और दूसरा मेट्री। मेट्री का मतलब हम ऐसे ही समझ लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलें, मेट्री हमारे पास क्या है? मेजरमेंट। मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। किस चीज़ की मेजरमेंट? वो हमें बताता है स्टोइशियो तक। स्टोइशियो कहते हैं एलिमेंट को। एलिमेंट की मेजरमेंट जो हम कर रहे होते हैं वो हमें पता चलता है स्टोइशियोमेट्री के टॉपिक से। तो इस तरह से स्टोइशियोमेट्री की अगर हमारे पास डेफिनेशन बनी, तो वो क्या डेफिनेशन बनी? ये इस बात तो आप लोगों को समझ में आ गई ना कि एलिमेंट की मेजरमेंट करते हैं स्टोइशियोमेट्री में। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है, बेसिकली ये केमिस्ट्री की ब्रांच है। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें, केमिस्ट्री क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मेटल क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं आप लोगों को सब समझा चुकी हूँ। तो अगर बेहतर होगा कि इसको किसी को एटम नहीं पता, या मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या मैटर नहीं पता, या ख़ुद बेसिकली केमिस्ट्री का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दी है। पहले जाके बेहतर ये होगा कि आप लोग उस वीडियो को गो थ्रू कर लें, देन इस टॉपिक पर मूव कर जाएं। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं स्टोइशियोमेट्री की डेफिनेशन की। स्टोइशियोमेट्री बेसिकली एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील कर रही होती है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को डील कर रही होती है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बेसिकली केमिस्ट्री में हमारे पास दो टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में हम किसी भी चीज़ की अमाउंट मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो हम कर रहे होते हैं, क्वालिटेटिव मेजरमेंट जो हम कर रहे होते हैं, उसमें हम कोई भी कंपाउंड आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, अननोन कंपाउंड आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम इतना लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी इसकी? दी ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of quantitative relationship between reactant and product in a chemical balance equation. ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव की स्पेलिंग में सही करके यहाँ पे इसको सही करके भी बता देती हूँ, ये है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल बैलेंस इक्वेशन। अब की केमिकल बैलेंस इक्वेशन क्या है, सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। कोई भी हम किसी भी कंपाउंड को जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तो उसको हम बैलेंस इक्वेशन के थ्रू दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन क्या है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक अमोनिया गैस मुझे प्रिपेयर करनी है, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। हमने क्या करना है? अमोनिया गैस को फॉर्म करना है। तो उसके लिए भी हमें जितने भी हम रिएक्शन करवाते हैं केमिस्ट्री में, उन सब के लिए हमें कोई ना कोई बैलेंस इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है। थ्रू बैलेंस इक्वेशन हम आराम से जो है अपना डिज़ायर प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। अगर हम
इक्वेशन बैलेंस करके नहीं लिखेंगे तो हमारे पास डिज़ायर प्रोडक्ट भी नहीं आएगी। और स्टोइशियोमेट्री पे बेसिकली डिपेंड ही हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे करती है। अगर हमारे पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हमारा स्टोइशियोमेट्री वहाँ पर आकर फेल हो जाती है। हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि उसमें मोल्स कितने हैं, कितने मास यूज़ हो रहा है, और इन दी एंड हमें कितने जो है प्रोडक्ट में हमें कितना जो है मास या मोल मिल रहा है। तो अब क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या है। नाइट्रोजन के जब 2 मोल मिले, हाइड्रोजन के हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के एक अमोनिया गैस की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसमें है क्या, नाइट्रोजन के कितने मोल्स यूज़ कर रहे हैं हम, 2 मोल्स। यहाँ पर नाइट्रोजन के मैंने कितने मोल शो किए हैं, 1 मोल। तो ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसकी बैलेंसिंग के लिए मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो यह बैलेंस हो गया। अमोनिया का बेसिकली फॉर्मूला यही होता है NH3। तो इसमें तो मैं यहाँ पर तो चेंजिंग कर नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने 2 यहाँ पर लगाया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। हाइड्रोजन भी बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, और फाइनल हमारे पास डिज़ायर प्रोडक्ट भी बैलेंस है। तो अब यहाँ पर हमारे पास स्टोइशियोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे 2 चीज़ों की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। जब हम कोई भी 2 कंपोनेंट्स आपस में या 2 एलिमेंट्स आपस में मिलाते हैं तो उसके क्या हमारे पास जो हम मिला रहे होते हैं तो वो हमारे पास मतलब बिफोर रिएक्शन वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। और आफ्टर रिएक्शन जब वो आपस में अपने आप को कंबाइन कर लेते हैं तो वो हमारे पास फॉर्मेशन देते हैं प्रोडक्ट की। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। और हमारे पास बिफोर रिएक्शन जो हमारे पास एलिमेंट्स और एटम्स मिल रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा स्टोइशियोमेट्री में। तो स्टोइशियोमेट्री के लिए हमारे पास यहाँ पर एक नोट लिख लो ताकि आप लोगों को याद रहे। केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। ठीक है, केमिकल इक्वेशन लाजमी हमारे पास बैलेंस होनी चाहिए। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो स्टोइशियोमेट्री का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, अब हमारे पास स्टोइशियोमेट्री में ना कुछ अजम्पशंस आ जाती हैं। तो वो अजम्पशंस क्या है वो देख लेते हैं। अजम्पशंस ये हैं कि अगर हमारे पास जैसे मैंने अभी यहाँ पे कहा ना कि केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस, लाजमी बैलेंस होनी चाहिए। केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो जो है हमारे पास स्टोइशियोमेट्री का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। इसलिए कुछ एजम्पशंस ऐसी हैं जो हमारे पास स्टोइशियोमेट्री में लाजमी होती हैं। जैसे नंबर 1 हमारे पास एजम्पशन आती है कि रिएक्टेंट इज़ completely converted into product, completely converted into product। सही है। सबसे पहली असम्पशन क्या है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो पूरा का पूरा चेंज होगा प्रोडक्ट में, मतलब उसके कोई भी हमारे पास मोल्स पीछे रिमेनिंग नहीं बचने चाहिए। ठीक है, एक तो ये असम्पशंस हैं। ठीक है, अब दूसरी असम्पशन क्या होती है कि बाय प्रोडक्ट्स नहीं बननी चाहिए। बाय प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स क्या है, अनडिज़ायरेबल। ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स का मतलब समझ आ गया, अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स मतलब हमने जो ऐसे अब हमें फाइनल में चाहिए अमोनिया तो हमें अमोनिया ही मिले। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर चीज़ें ऐड की तो हमें अमोनिया के साथ वाटर की फॉर्मेशन भी हो रही है और बहुत सारी चीज़ों की फॉर्मेशन है। तो इस तरह से बाय प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए। अगर हम वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला रहे हैं, तो हमें फाइनल में क्या मिलना चाहिए, हमें वाटर ही मिलना चाहिए। उसके अलावा इम्प्योरिटीज़ या बाय प्रोडक्ट्स और अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स नहीं मिलनी चाहिए। तीसरा हमारे पास क्या है इसकी अजम्पशन कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड law of conservation of definite proportion।
शुड बी ओबे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? सबसे पहले एक एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं इसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ पे मैं फॉर्मेशन कर रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं? 2 मोल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, या बल्कि 1 मोल पे ही चलते हैं सबको लेकर। हमारे पास ऑक्सीजन का 1 मोल है, कार्बन का 1 मोल है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की क्या आएगी? 1 मोल की फॉर्मेशन। समझा आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? इसी को मैंने मोल से समझाया, इसी को मैं आपको मास से समझा देती हूँ। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास? अगर ये हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल भी मैंने आप लोगों के लिए रखा था। एटॉमिक मास कभी भी देखने में आप लोगों को मसला हो तो हम क्या करते हैं, हमें पीरियोडिक टेबल हमारे पास होना चाहिए एज अ केमिस्ट। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास कार्बन है, कार्बन के नीचे क्या नंबर लिखा हुआ है? 12, तो इसका एटॉमिक मास क्या है? 12। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा हुआ है? 15.99। तो अप्रॉक्स आपको जितनी भी बुक्स में मिलेगा वो हम 16 लेते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई? तो अब मैं भी यही करूँगी। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना लिया? 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का हमने कितना लिया? 16 ग्राम होता है। दो हमारे पास ऑक्सीजन के हमने जो है एटम्स लिए हुए हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 × 16 32 ग्राम। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया? अगर हम इन दोनों का एडिशन करो कितना आएगा? 44 ग्राम। सिर्फ इन दोनों के एडिशन से ही हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का हमें एक मोल पता चल गया। एक मोल है, उसमें कितना हमने उसमें मास लिया? 44 ग्राम यूज़ करेंगे। अच्छा, ये सारी जो है हमारे पास एक कांस्टेंट और फिक्स मास रेशियो पे काम करते हैं। अगर हमारे पास फिक्स मास रेशियो से रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ, फिक्स मास रेशियो ये होता है कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की हमें फॉर्मेशन करनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड में 12 इसके मोल्स होते हैं और इसके 32 होते हैं। तो ये इसका रेशियो या देखो, या तो 12 और 32 है, या 4 3 ज़ा 12 और 4 8 ज़ा 32। 3:8 में जा सकता है, ठीक है। तो 3:8 यानी हमें जब भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करनी होगी तो हम क्या करेंगे? लाजमी हम 3:8 के ही प्रोपोर्शन से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे। अगर ये प्रोपोर्शन ज़रा सा भी चेंज होता है, 3:8 नहीं होता या 12:32 नहीं होता, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होगी। इज़ इट क्लियर? तो लाजमी ये क्या होता है? फिक्स मास रेशियो। अब फिक्स मास रेशियो में हमने 12 ग्राम कार्बन डाला, 32 ग्राम हमने ऑक्सीजन डाला, तो हमारे पास 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, ये मास और मॉलिक्यूलर मास, ये वैसे थ्रू मैंने मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं कन्वीनियंसी के लिए। मॉलिक्यूलर मास की भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देती हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमारी बात रही स्टोइशियोमेट्री की, कि स्टोइशियोमेट्री के थ्रू हम क्या करते हैं। अच्छा, एक और एडिशनल चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, कुछ रिलेशनशिप्स आते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वो रिलेशनशिप्स भी। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है मास और मास रिलेशनशिप। मास रिलेशनशिप में क्या होता है? मास रिलेशनशिप हमारा इस तरह से एप्लीकेबल होता है कि अगर हम 12 ग्राम अपना जितना मास हम रिएक्टेंट साइड पे ले रहे हैं ना, उतना ही साइड हमारे पास क्या प्रोडक्ट साइड पे कुछ ना कुछ फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब बात हमारे पास ये थी कि मास रिलेशनशिप है क्या। मास रिलेशनशिप के थ्रू में हमने स्टोइशियोमेट्री में क्या किया कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के पैरामीटर पर जो है हम देख रहे होते हैं। हम क्या कह रहे थे कि हम स्टोइशियोमेट्री में जितने हमारे पास प्रोडक्ट साइड पर आ रहे थे, तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने ये देखा कि हम स्टोइशियोमेट्री के थ्रू रिएक्टेंट के मोल्स और प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तो हमें रिएक्टेंट के गिवन है तो हम प्रोडक्ट के निकाल सकते हैं, अगर तो हमें प्रोडक्ट बता दी गई है तो हम रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मास रिलेशनशिप में यही है कि अगर मुझे लेट सपोज 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल दे दिए गए हैं तो और मुझे रिएक्टेंट साइड अननोन है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड मुझे अननोन है, तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं कार्बन डाइऑक्साइड मतलब प्रोडक्ट साइड्स को
कंसिडर करते हुए अपनी रिएक्टेंट साइड का पता लगा लूँगी कि इसमें कितने मैंने मोल्स या ग्राम्स और मास यूज़ किया है। ठीक है, एक तो ये आता है, दूसरा आता है मास मोल रिलेशनशिप। मास मोल रिलेशनशिप भी यही है कि अगर हमें किसी साइड पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड पर मास गिवन है तो हम उसके थ्रू अपनी प्रोडक्ट साइड का मास या मोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टोइशियोमेट्री ने बेसिकली हमारी लाइफ में आकर ये चीज़ आसान कर दी कि अगर हमारे पास कोई चीज़ गिवन है और एक चीज़ हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में अननोन है, तो हम जो साइड हमें गिवन है उसके थ्रू हम प्रोडक्ट साइड निकाल लेंगे। प्रोडक्ट साइड गिवन है तो हम उसके थ्रू रिएक्टेंट साइड निकाल लेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे मैं प्रॉपर नोट्स स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। किसी को कोई भी क्वेरी हो तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। प्लस में मैं आपके साथ अपने इंस्टाग्राम पेज को भी शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर लिंक, आप वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं जब आप लोग चाहें। तो इंशाल्लाह आप लोगों की क्वेरीज जल्द अज जल्द रिजॉल्व कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।